मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी बात नहीं आ रही। ओके। फिकरलेस में आप सबका वेलकम है। फिकरलेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेंटल वेलबींग एंड मेंटल फ्लोरिशिंग पे वर्क करती है। इसमें आपको वन ऑन वन काउंसलिंग सेशंस भी मिलते हैं, ग्रुप सेशंस मिलते हैं, एंड इस तरह के वेबिनार्स और वर्कशॉप्स वाली फैसिलिटीज मिलती है। एंड इवन जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको इंटर्नशिप की फैसिलिटीज भी इसमें अब प्रोवाइड की जाती है। सो my name is Naima Kiran. I am a consultant clinical psychologist, mental wellness expert, and founder of Pakistan Psychology Talk. और फिकरलिस्ट के साथ भी मतलब मैं फिकरलिस्ट की मेंबर भी हूँ। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है जब हम डिवोर्स और खुला की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइजेशन की जाती है। अगर कोई लड़की डिवोर्स की तरफ जाती है या कोई लड़की खुला लेने की तरफ जाती है तो बहुत ज्यादा उसको बोला जाता है और बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज किया जाता है। अभी रिसेंटली एक ड्रामा भी इस पे आया था, कफील नाम का जो ड्रामा आया था उसमें ये सारी जो है प्रोसेस दिखाया गया था कि किस तरह से उसको खुला लेनी थी तो किस तरह से उसको स्टिग्मेटाइज कर रहे थे और उसके अपने ही घर वाले स्टिग्मेटाइज करते, स्पेशली उसकी मदर, के लोग क्या कहेंगे और इस तरह के जो कंसेप्ट उठाए जाते हैं। एंड अगर आप मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाना है तो आप ऐसे केसेस अ लॉट ऑफ देखते हो जिसमें लेडीज आती हैं जो कि आफ्टर डिवोर्स और आफ्टर खुला, ऐसी वो लेडीज हैं जो आती हैं और उनके साथ ये सारी सिचुएशंस चल रही होती हैं और वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर रही होती है, वो ग्रीव से आ रही होती है और उनको डील करना थोड़ा टेक्निकल भी हो जाता है और थोड़ा सेंसिटिव मामला भी है। सो हम देखते हैं आगे कि किस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो मुश्किल डिसीजन होता है जिसमें बहुत आपकी बहादुरी की जरूरत होती है, उन फैसलों में ही सोसाइटी हमेशा अपनी आवाज खड़ी करती है, मुखालिफ खड़ी हो जाती है, अपनी बात रख रही होती है। लेकिन वो सोसाइटी हमारी लाइफ नहीं जी रही होती, हम अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। हमें पता होता है कि हमारी हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है और किस चीज से हमें, क्या चीजें जो हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट डाल रही हैं और क्या चीजें जो हमें नहीं, हम टॉलरेबल, हमारे लिए हमारे बर्दाश्त की लिमिट से बाहर जा रही हैं, तो हमें हमारी लाइफ का पता होता है। सो हमें वो डिसीजंस लेने होते हैं, सोसाइटी वो डिसीजंस नहीं लेती। हाँ, सोसाइटी उन डिसीजंस पे अल्फाज जरूर इकट्ठा करेगी। और डाइवोर्स और खुला जो है वो सिर्फ कोई लीगल प्रोसेस नहीं है कि वो हो गया और डिवोर्स हो गई और खुला हो गया। इसमें इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल सारे अफेक्ट्स चल रहे होते हैं। इमोशनली इंसान बहुत अफेक्टेड होता है, चाहे वो एक महीने की शादी हो, चाहे वो 5 महीने की शादी हो, चाहे वो 8 महीने की शादी हो, चाहे वो 1 साल की शादी है, चाहे वो 7 साल की शादी है। लेकिन इमोशनली इंसान बहुत इन्वेस्टेड हुआ होता है उस प्रोसेस में, और फिर उसके बाद जब वो डिवोर्स और खुला की तरफ जाता है तो इमोशनली अफेक्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। देन फिर साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बहुत हाई होते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा होता है। और सोशली, सोशली जो है इफेक्ट्स बहुत आ रहे होते हैं, इम्पैक्ट पड़ रहा होता है सोशली। आपके आसपास के जो सोसाइटी के लोग हैं वो आपको प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि कुछ नहीं होता, सब्र कर जाओ, मर्द ऐसा होता है, मर्द वैसा होता है। अगर मर्दों के साथ ये चीज हो रही है और वो डिवोर्स देना चाह रहे हैं अपनी वाइफ को, जो वाइफ अपनी नहीं जिम्मेदारी पूरी कर रही या अपनी जो है वो वाइफ की ड्यूटीज नहीं कर रही, तो उसमें यह है कि फिर मर्द को भी कहा जाता है कि सब्र कर जाओ, अभी तुम्हारे बच्चे हैं, बच्चे किधर जाएंगे, कौन करेगा बच्चों का। तो मतलब इसमें सोशली जो है एक बहुत इम्पैक्ट आ रहा होता है। सोशली आपको एक ना कंफ्यूज किया जा रहा होता है, आपको एक प्रिजन में डाला जा रहा होता है और कहा जा रहा होता है कि जो हम कह रहे हैं वो करो, जो तुम कह रहे हो वो गलत है। और आज हम जो है, आज हमारा इकट्ठे होने का और इस टॉपिक पे बात करने का मकसद भी यही है कि हम ये समझ सकें कि डिवोर्स और खुला तो चलो हो रहा होता है, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा होता है, मतलब हमारी साइकोलॉजिकली हमारी कंडीशन पे क्या चल रहा होता है और किस तरह से हम अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि डिवोर्स इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। जो हमें लगता है कि एंड ऑफ द लाइफ है, लेकिन वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं है। अच्छा, अब कोई डिवोर्स लेने जा रहा होता है ना तो उसको इतना स्टिग्मेटाइज किया जाता है ना, इतनी बातें बोली जाती हैं। कोई भी आके खड़ा हो जाएगा, कोई पुप्पो, कोई पड़ोसी, कोई मतलब कोई मल्टीपल लोग हैं जो आके खड़े हो जाएंगे और जो है उस पे बात करना शुरू कर देंगे कि भाई
इसको समझाओ कि ये क्यों इस तरह का जो है ना कदम उठा रहा है या इस तरह की कदम उठा रही है। इसको समझाओ ये क्यों ऐसे कर रहा है। तो स्पेशली हमारे यहाँ औरतों को जो है ब्लेम किया जाता है। औरतों को अगर औरत को डिवोर्स हो गई है तो उसको सबसे पहले कहा जाता है कि तुम्हारी गलती होगी, कि तुम्हारी वजह से डिवोर्स हुई है। तुम उससे जो है ना बदतमीजी से बात करती होगी, या तुमने उसको गुस्सा दिलाया होगा तो उसको उसने जो है ना तुम्हें गुस्से में तलाक दे दिया। औरतों को इस तरह के जो है ब्लेम्स फेस करने को मिलते हैं, फिर उनके करेक्टर जजमेंट होती है, उनके करेक्टर पर बात की जाती है। ये चीजें तो आप हमारे पाकिस्तानी ड्रामास में भी बहुत कॉमनली देखते होंगे कि वहां पे औरत को जो है जब डिवोर्स मिलती है तो उसको उसके करेक्टर पे बात की जाती है कि तुम फलाना पर्सन से मिलती थी ना, इसीलिए तुम्हारे शौहर को तुम पे शक था और इसीलिए उसे तुम्हें तलाक दी। तो इस तरह की करेक्टर जजमेंट होती है, एंड देन सोशली आइसोलेट किया जाता है। अगर एक औरत की तलाक हो गई है, फॉर एग्जाम्पल एक औरत की तलाक हो गई है, तो उसको सोशली आइसोलेट कर दिया जाता है। उसको बिल्कुल ही जो है ना उसके साथ ना घुलना मिलना है ना कुछ करना। और हमारे यहाँ कुछ कल्चर्स में क्या होता है कि जहाँ पे तलाक याफ्ता औरत है ना, तो वहाँ पे अपनी बच्चियों को लोग जो है ना मना करते हैं कि इस औरत के साथ जो है ना नहीं बैठना या इस औरत के साथ बात नहीं करनी, क्योंकि ये तलाक याफ्ता है और ये तुम्हें भी वैसा बना देगी। तो इस तरह की सोशल आइसोलेशन भी जो है औरतों को फेस करने को मिलती है। और कॉमन नैरेटिव्स क्या आप सुनते हैं? शादी निभानी चाहिए थी, कि तुम्हें तलाक लेने की पड़ी हुई थी, तुमने क्यों खुला ली, तुम्हें शादी निभानी चाहिए थी, तुमने क्यों नहीं निभाई, तुम्हें तुमसे ही जो है ना कुछ भूल चूक हुई होगी, एडजस्ट कर लेती। मर्द तो होता ही ऐसा है, मर्द को तो गुस्सा आ जाता है ना, तुम एडजस्ट कर लेती, थोड़ा सा सब्र तो कर ही सकता है ना इंसान, क्या हो जाता। तुम अपनी माँ को देख लो, सब्र किया है ना, तो अब देखो कैसे खुशहाल जिंदगी गुजारी है, तुम भी कर लेती। औरत को तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है, मर्द थोड़ी झुकता है, औरत को ही झुकना पड़ता है। और लोग क्या कहेंगे कि अभी शादी की और अब देखो तलाक लेके आ गई है, लोग क्या कहेंगे कि हमारी तरबियत में कोई खोट रह गया था। तो इस तरह के कॉमन नैरेटिव जो है ना आपको सुनने को मिलते हैं। अः अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि जिन जिनकी भी अगर फॉर एग्जांपल सेपरेशन हुई है या सेपरेशन के प्रोसेस में है, तो क्या आप अपने आसपास के लोगों से सपोर्टिव फील कर रहे हैं या आपको जज किया जा रहा है? और इससे भी ज्यादा हार्डर मुश्किल मतलब क्या मुश्किल थी आपके लिए? सबसे ज्यादा क्या मुश्किल था आपके लिए? क्या वो रिश्ता मुश्किल था जिससे आपको अलग चाहिए थी, या फिर लोगों के रिएक्शंस? तो मोस्टली जो आपके पास क्लाइंट्स रिपोर्ट होते हैं ना, वो यही कहते हैं कि रिश्ता मुश्किल नहीं था, लोगों के रिएक्शंस मुश्किल थे। रिश्ता तो अलग होना ही था क्योंकि वो तो था ही टॉर्चर वाला, लेकिन हमें ज्यादा ये था कि लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे रिएक्शन देंगे। और अक्सर अक्सर फीमेल्स का ये रिपोर्ट आता है कि मैं एक अकेली औरत हूँ, मैं मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ और मैं किस तरह से रह सकूंगी, मेरी बच्चियां हैं या मेरे बच्चे हैं, मैं किस तरह से मैनेज कर सकूंगी। और वो फिर अब्यूजिव जो है मैरिज में अपनी जिंदगी गुजार देती हैं, वो डिवोर्स की तरफ नहीं जाती। अच्छा, यहाँ पे इमोशनल रियलिटी ये आती है कि डिवोर्स जो है वो साइकोलॉजिकल लॉस है हमारा। तो डिवोर्स जो है वो इज इक्वल्स टू मल्टीपल लॉसेस एट वंस। मतलब डिवोर्स जब हो रही होती है ना कपल्स के दरमियान, तो उनके साथ साथ उसके साथ साथ वो मल्टीपल लॉसेस से गुजर होते हैं। जैसे कि पार्टनर, एक पार्टनर जिसके साथ आपने अपना टाइम स्पेंड गुजारा होता है, अगर आप एक महीना किसी और इंसान के साथ भी अपना रूम शेयर कर लो ना, आपको उनसे उससे भी उनसियत हो जाती है। आप भले बिल्ली पाल लो, आपको उससे भी उनसियत हो जाती है। तो आप डिवोर्स में देखो कि अगर आप एक महीने की डिवोर्स ले रहे हो या आप 4 महीने की डिवोर्स ले रहे हो या आप साल बाद डिवोर्स ले रहे हो, डिवोर्स के लिए जा रहे हो, या आप कितने 6-7 साल बाद जा रहे हो, तो इतने सालों में तो एक पार्टनर से उनसियत हो ही जाती है, अटैचमेंट हो ही जाती है। तो पार्टनर आपका लॉस लॉस मतलब पार्टनर आपका खोएगा। देन फिर है रूटीन, जो आपकी एक रूटीन बनी हुई होती है, सेट रूटीन बनी हुई होती है। अब होता क्या है, हमारे यहाँ शादियां होती है ना, तो लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी बाकी की सारी आइडेंटिटी छोड़ दे और सिर्फ एज अ वाइफ
और एज अ मदर वाली आइडेंटिटी उठाए, कि भाई अब वो वाइफ है तो वो वाइफ वाली रूटीन करे, अब वो मदर है तो वो मदर वाली रूटीन करे। तो औरत से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि शादी के बाद वो अपनी जो है आइडेंटिटी बिल्ड ना करने बैठ जाए, वो उसी रूटीन में चले। तो जो रूटीन आप इतनी देर से कंसिस्टेंटली करते जाते हो, वो एक रूटीन भी आपकी खत्म होती है। देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अब आपके साथ एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं, आपको हो रहा होता है कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगी, किस तरह से मैनेज करूंगी, किस किस तरह से चीजों को लेके चलूंगी। जब मैंने इतने सालों से कुछ नहीं किया, तो मैं अब कैसे कर सकती हूँ, मैं अब कैसे जो है इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। देन आइडेंटिटी, आपकी अपनी आइडेंटिटी तो कहीं खो ही जाती है ना। आप शादी के बाद एज अ वाइफ हो जाते हो, या शादी के बाद आप एज अ हस्बैंड हो जाते हो, आपकी अपनी आइडेंटिटी खो जाती है। आप खुद क्या हो, वो आपको देखना जरूरी है। वो जो आइडेंटिटी है, क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी वाइफ के साथ एसोसिएट की होती है या मदर के साथ एसोसिएट की होती है एज अ मदर। तो जब वो डिवोर्स हो जाती है, तो एज अ वाइफ तो आपकी आइडेंटिटी चली गई। हाँ, एज अ मदर आपकी आइडेंटिटी जरूर रहेगी, लेकिन एज अ वाइफ तो आपकी आइडेंटिटी चली गई। तो वो फिर जब आइडेंटिटी चली जाती है, तो वो बहुत सी फीमेल्स को मसला होता है, बहुत सी फीमेल्स को ये इशू आते हैं कि अब मैं क्या हूँ, अब मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। तो क्लिनिकली यहाँ पे जो है एक ग्रीफ प्रोसेस से आप गुजर रहे हो, तो जाहिर सी बात है, डिवोर्स एक लॉस है ना, साइकोलॉजिकल लॉस है। तो एक ग्रीफ प्रोसेस से गुजर रहे होते हो। अब यहाँ पे ग्रीफ साइकिल ये आता है कि प्रॉपर एक आपका ग्रीफ साइकिल रन करता है। तो सबसे पहले जो है ना, जब डिवोर्स होती है ना, तो इंसान डिनाइल में चला जाता है। इंसान हकीकत को नहीं समझ पाता। इंसान यही नहीं मान पाता कि उसके साथ ये सब हो गया है, उसके साथ ये सब कर दिया है, उसके साथ ये सब किया गया है, वो ये मान ही नहीं रहा। देन जब वो ये मान जाता है ना कि यार उसके साथ हुआ है ये सब, तो फिर उसको गुस्सा आता है, उसको अपनी किस्मत पे गुस्सा आता है, उसको अपने आप पर गुस्सा आता है, उसको अपने आसपास के लोगों पे गुस्सा आता है, उसको अपने पार्टनर पे गुस्सा आता है कि इसने ऐसा मेरे साथ किया क्यों, क्यों डिवोर्स दी मुझे, या क्यों मुझे इस हद तक पहुंचाया कि मुझे उससे डिवोर्स लेनी पड़ी। तो एक गुस्सा सा जो है ना शुरू हो जाता है। देन फिर उसके बाद बार्गेनिंग की स्टेज आती है कि आप अपने अल्लाह से, अपने जो जो भी आपका गॉड गॉड है, उससे जो है आप बार्गेनिंग करने लग जाते हो। आप कहते हो कि अल्लाह पाक प्लीज आप मुझसे कुछ ले लें, लेकिन आप प्लीज उसको मेरी जिंदगी में लौटा दें। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, अल्लाह पाक जी आप प्लीज जो है उससे जो उसको जो है मेरी जिंदगी में लौटा दें। मैं नहीं उसके बगैर रह सकती। तो आपकी बार्गेनिंग चलना स्टार्ट हो जाती है। देन फिर आती है सैडनेस, फिर आपको थोड़ा उदासी होती है, फिर थोड़ा आपको होता है कि जब ऑब्वियस ही बात है आपकी बार्गेनिंग एक्सेप्ट नहीं होती, फिर आपकी सैडनेस आती है, फिर आपको होता है कि क्यों नहीं सुन रहा अल्लाह, मेरी दुआएं क्यों नहीं सुन रहा, मैं ताजुद में भी रो रो के मांग रही हूँ, मेरी दुआएं क्यों नहीं सुनी जा रही, क्या हो गया है मेरे से। सैडनेस वाली कंडीशन आ जाती है, आप डिप्रेशन में जाने लग जाते हो, आप सैडनेस की तरफ चले जाते हो। जब ये सारी स्टेजेस से जब आप अफेक्टिवली गुजर जाते हो, देन फिर आप एक्सेप्टेंस की तरफ आते हो, और आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ अब मेरी डिवोर्स हो गई है और अब मुझे क्या करना है। हाँ, अब मेरे साथ ये हो गया है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे साथ ये चीजें हो गई हैं, लेकिन अब मुझे आगे किस तरह से लेके चलना है। लेकिन एक्सेप्टेंस की स्टेज से पहले आप ना तो आपको लगता है ना कि ये चीजें ऑर्डर में चलती हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये चीजें एक्सेप्टेंस की स्टेज से पहले पहले जो पहली चार स्टेजेस है ना, वो इस तरह से नहीं, ऑर्डर में कभी भी नहीं गुजरेंगी। वो आपकी हो सकता है पहले एंगर आ जाए, फिर डिनाइल आए, फिर बार्गेनिंग हो जाए, सैडनेस आए, देन पहले सैडनेस आ जाए, बार्गेनिंग आ जाए, ये इस तरह की स्टेजेस चलती रहती हैं। और आप जो है रिपीटेडली जो है उन स्टेजेस को रिविजिट करते जाते हो अनटिल अनलेस आप एक्सेप्टेंस की स्टेज पे नहीं पहुंचते। और आप जब एक्सेप्टेंस की स्टेज पे पहुंचते हो, देन आप फिर मूव ऑन की तरफ जाते हो आगे। तो जो लोग एक्सेप्टेंस के स्टेज पे नहीं पहुंचते, उनका ग्रीफ साइकिल कभी भी कंप्लीट नहीं होता, और वो खुद को हील अप भी नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब हम डिवोर्स वाली कंडीशन की तरफ जाते हैं, तो हमें ये चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे समझते हैं इमोशनल कंट्राडिक्शंस को। इमोशनल कंट्राडिक्शंस हमारी किस तरह से वर्क करती हैं जब हम डिवोर्स की तरफ जाते हैं। तो वो है बहुत ज़्यादा कॉमन, हमारी जो इमोशनल कंट्राडिक्शंस हैं जो वर्क करती हैं, वो ये हैं कि
एक तो हमें रिलीफ भी होता है लेकिन साथ गिल्ट भी होता है। और गिल्ट इस चीज का होता है कि यार मैंने इस इंसान को इतना टाइम क्यों दे दिया, मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल इतने वेस्ट क्यों कर दिए, मुझे पहले क्यों नहीं कर, मैंने पहले क्यों नहीं ये कदम उठाया जो खुला की तरफ जा रही हैं। और जिनको तलाक भी मिल जाती है तो उनको भी एक गिल्ट होता है कि शायद मैं अपने रिलेशनशिप को संभालने की थोड़ी सी तो कोशिश कर लेती। थोड़ा बहुत ये भी गिल्ट होता है, ये भी होता है कि मैं शादी करने से पहले ही ज्यादा ये देख लेती कि ये इंसान किस तरह का है, या मुझे पहले ही पता चल जाता है। तो एक सेल्फ गिल्ट भी होता है और एक गिल्ट उस तरह का भी होता है। लेकिन कुछ हद तक रिलीफ भी होता है कि यार चलो अब तो आज़ादी मिल गई ना, अब तो उस टॉर्चर से जान छूट गई हमारी। देन फिर है फ्रीडम प्लस लोनलीनेस। कहीं कहीं आपको होता है कि हाँ अब मुझे आज़ादी मिल गई है, अब मैं सुकून से अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। देन लेकिन आपको साइड बाय साइड अपनी अकेलेपन का भी जो है एक फीलिंग आती है, आप अकेले रह जाते हो, आपको ये होता है। आप अपने आसपास जो है हैप्पी कपल्स को देखते हो और आपको एक लोनलीनेस का जो एलिमेंट है वो आपके अंदर आता है, और आप कहते हो कि यार मेरी भी तो लाइफ हैप्पी हो सकती थी ना, अगर वो पर्सन मेरे साथ सही होता तो मेरी लाइफ भी हैप्पी हो सकती थी। तो आपको एक लोनलीनेस वाली जो है वो फीलिंग आने लग जाती है। देन फिर स्ट्रेंथ प्लस सेल्फ डाउट। एक स्ट्रेंथ तो आपको आती है कि हाँ मैंने अपने डिसीजन लिया मैंने, और मैंने जो है मैं इस डिसीजन पे साबित कदम भी हूँ, आपको एक स्ट्रेंथ अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होता है। लेकिन साथ साथ सेल्फ डाउट भी होता है, साथ साथ आपको अपने ऊपर शक भी होता है कि आपको अपनी जो है ना स्ट्रेंथ पे शक होने लगता है। आपको होता है कि शायद मैंने ये फैसला करके गलत तो नहीं किया। और ये बहुत दफा जिन्होंने खुला लिए होती हैं उनको ये चीजें ये एक्सपीरियंस करती हैं, वो ये इमोशंस के बहुत ज्यादा उनको जो है ये सेल्फ डाउट होता है कि आई थिंक मैंने खुला लेके जो है ना वो गलत कर दिया, या मुझे खुला इस तरह से लेनी नहीं चाहिए थी। आ, समवन इज सेइंग के मैम गिल्ट में ये भी हो सकता है कि काश मैं रिलेशनशिप को कंटिन्यू करती तो ये बातें तो ना सुनती लोगों की। एंड यस एग्जैक्टली ये वाला गिल्ट भी आता है। बहुत दफा ये वाला गिल्ट भी जो है लोग एक्सपीरियंस करते हैं। इससे रिलेटेड भी कि मैं अगर इस रिलेशनशिप को लेके चल जाती तो मुझे डेफिनेटली लोगों की टॉन्ट्स नहीं सुनने को मिलते, ये गिल्ट भी आता है। और ये सारी जो इमोशनल कॉन्ट्रडिक्शंस है ना ये सब एक साथ सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रही होती है। मीन्स के आप सेम टाइम पे रिलीफ भी फील कर रहे हो लेकिन उसी सेम टाइम पे आपको गिल्ट भी आ रहा है। आप सेम टाइम पे फ्रीडम भी फील कर रहे हो और उसी सेम टाइम पे आपको अकेलापन भी फील हो रहा है। आप उस सेम टाइम पे अपने अंदर कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ फील कर रहे हो और उसी सेम टाइम पे आपको सेल्फ डाउट भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं सेम टाइम आपके साथ चल रही होती हैं। और सोचे आप खुद इमेजिन करें एक पर्सन है जिसके साथ ये सेम टाइम पे ये दोनों ये इमोशंस की जो खिचड़ी है ये जब सेम टाइम पे उसके साथ हो रही है तो वो किस तरह से साइकोलॉजिकली और इमोशनली इम्पैक्ट में होगा, किस तरह से वो उस चीज को लेके चलेगा। देन फिर ट्रॉमा बॉन्ड्स बनते हैं, इमोशनल अटैचमेंट आपकी एक पर्सन के साथ क्रिएट हो जाती है। डिस्पाइट आपको पता है कि वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपको पता है कि वो आपको अब्यूज कर रहा है, आपको ये भी पता है कि वो आपको जो है तकलीफ दे रहा है, लेकिन आपकी फिर भी ऐसे इंसान के साथ इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट हो जाती है। और वो इसीलिए होती है क्योंकि आपको इंटरमिटेंट अफेक्शन मिल रही होती है। इंटरमिटेंट अफेक्शन का मतलब ये है कि उस पर्सन ने कभी आपको जो है बहुत ज्यादा अटेंशन दे दी, कभी आपको इग्नोर कर दिया। लेकिन जब उसको फील हुआ कि आपको बुरा लग रहा है और आप कोई फैसला करने जा रहे हो आपको फौरन से अटेंशन दे दी। तो आपको फील हो गया कि यार मैं गलत सोच रही थी, ये पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। आपने ये सोचना स्टार्ट किया, आप उसके साथ अच्छे हो गए, उसने फिर आपको इग्नोर कर दिया, तो आपको इंटरमिटेंट अफेक्शन या साइकिल ऐसे ही चलता जाता है। तो आपको जो है इंटरमिटेंट अफेक्शन मिली होती है। एंड देन इमोशनली हाई और लोज इसी तरह से कभी आपको बहुत हाई इमोशंस दिखाएगा वो पर्सन, कभी आपको लो इमोशंस दिखाएगा। तो आपको जो है ना उसे कंडीशन किया होता है इस तरह की चीजें करके। और आपके एक इमोशनल अटैचमेंट ऐसे पर्सन के साथ क्रिएट हो जाती है जो कि हाईली अब्यूजिव है, जो कि हार्म पहुंचा रहा है, जो कि तकलीफ दे रहा है। और
ये जो एक आप सवाल पूछते हो ना, जब आपका ब्रेकअप हो जाता है या आपको डिवोर्स हो गई या आपको खुला हो गया, और आपके दिमाग में फिर भी आता है कि यार मैं अभी भी क्यों उसे मिस करती हूँ, तो ये इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, जो आपका एक ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट हुआ है, आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट इस तरह की क्रिएट हुई है, तभी आप उस पर्सन को मिस कर रहे हो। आपको कोई उससे प्यार या कुछ नहीं है, आपकी जो अटैचमेंट है ना, ये बेसिकली जो है आपको क्रेविंग दे रही है उस पर्सन की, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है इन रियलिटी। सोशल एंड आइडेंटिटी इम्पैक्ट की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेबल्स और स्टिग्मा लग जाते हैं। जो डिवोर्स वुमेन है, जो तलाक याफ्ता बेचारी औरत होती है, एक तो तलाक याफ्ता औरत होती है ना, उसको बेचारी कहा जाता है। सबसे पहले तो आता ही है, हाय बेचारी को तलाक हो गई, हाय बेचारी की तो अभी शादी हुई थी, बेचारी तलाक हो गई, हाय इतनी अच्छी बच्ची थी, बहुत मेहनती बच्ची थी, अपनी क्लास की टॉपर थी, बेचारी तलाक हो गई। सबसे पहले तो लोगों की ये सुनने को मिलता है कि लोग बिचारी का लफ्ज जो है ना तलाक याफ्ता औरत के साथ लगा देते हैं। और उसके अलावा कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल औरत है, बड़ी मसला करने वाली औरत है, या हाँ, एक और नेरेटिव जो यूज होता है तलाक याफ्ता औरत के लिए, वो है यूज्ड। आई नो, बुरा लगा होगा, बहुत से लोगों को ट्रिगर भी किया होगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नेरेटिव है जानना। क्योंकि जब भी मैंने अब आजकल आप जो केसेस देख रहे हो, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, अपने आसपास बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें मेल्स जो हैं, ये जो प्ले बॉय टाइप के जो मेल्स होते हैं, ये रिपोर्ट करते हैं कि यार हमें जो है ना तलाक याफ्ता औरत चाहिए, या हमें बेवा औरत चाहिए, या हमें जिसने खुला ली होती है वो औरत चाहिए। जब उनसे पूछो तो क्यों चाहिए, तो कहते हैं यार वो ऑलरेडी यूज्ड होती है, तो उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो मसला नहीं होगा। इस तरह के नैरेटिव्स भी आते हैं, और इस तरह की हरेसमेंट का शिकार भी औरतें होती हैं जो स्पेशली तलाक याफ्ता होती हैं, स्पेशली उनको इस तरह की नज़रों से भी देखा जाता है। तो यहाँ पे लेबल्स एंड स्टिग्मेटाइजेशन तो होती होती है, लेकिन उसकी वजह से होता क्या है कि एक तो शेम क्रिएट हो जाता है, शर्मिंदगी दिलाई जाती है कि यार तुम तलाक याफ्ता हो, उसकी वजह से शर्मिंदगी दिलाई जाती है। देन सोशली विड्रॉल हो जाता है। जो तलाक याफ्ता औरत है वो ही खुद को जो है सोशली खुद को दूर करना शुरू कर देती है, क्योंकि जब लोग जहां भी जाती है वहां पे लोग उसको बेचारगी वाली नजरों से देख रहे हैं, तरस भरी नजरों से देख रहे हैं, या हवस वाली नजरों से देख रहे हैं, तो वहां पे फिर वो सोशली खुद को जो है छुपाने लग जाती है, और हाइड करने ज्यादा लग जाती है, और विड्रॉल की तरफ चली जाती है। और सेल्फ डाउट उसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, खुद पे शक आने लग जाता है, खुद के साथ जो है ना खुद के डिसीजन पे शक होने लग जाता है। तो यहाँ पे ये चीजें उसके अंदर लीड करती हैं। आइडेंटिटी लॉस सबसे बड़ा होता है, वाइफ से डिवोर्स की तरफ चली जाती है, पहले वो किसी की बीवी थी, अब वो तलाक याफ्ता है, तो एक आइडेंटिटी लॉस तो आया ही आया है। और सडन शिफ्ट भी आता है कि सोसाइटी अब आपको कैसे देख रही, पहले सोसाइटी आपको किसी की बीवी की नजर से देख रही थी, अब वो आपको किसी की तलाक याफ्ता यानी किसी की एक्स वाइफ की नजर से देख रही है, या तलाक याफ्ता नजर से देख रही है। तो एक इंटरनल क्वेश्चन इस तरह की औरतों के अंदर आता है कि अब मैं क्या हूँ, अब मेरी क्या आइडेंटिटी है, अब मुझे लोग किस तरह से जानेंगे। तो जो लड़कियां अभी भी मतलब जो लड़कियां शादी के बाद अपनी अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी को लेके चलती हैं, वो बहुत अच्छा करती हैं। उनकी एक पर्सनल आइडेंटिटी बनी होती है, वो बहुत अच्छा करती हैं, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी आइडेंटिटी है जो अल्लाह ने उसको दी हुई है, शख्सियत, किसी रिश्ते में बनने से पहले। और मैं यही कहती हूँ हमेशा कि किसी रिश्ते में बनने के बाद भी अपनी वो पर्सनल आइडेंटिटी कभी मत छोड़ो। ठीक है, आपको डिफरेंट रोल्स मिल गए हैं, आप वाइफ बन गई हो, आप मदर बन गई हो, आप किसी की डॉटर इन लॉ बन गई हो, लेकिन वो रोल्स हैं, वो आइडेंटिटी आपकी नहीं बताते, आपके वो रोल्स हैं, आप वो रोल्स प्ले करो। आइडेंटिटी आपकी वही है जो कि अल्लाह ताला ने भी आपको दी है, और जो आपके घर वालों ने आपको एक आइडेंटिटी, आपकी पहचान बनाई हुई है, वो आपकी पहचान वही रहती है। जब जो लोग अपनी पहचान नहीं बना पाते, जिन लोगों की अपनी आइडेंटिटी नहीं बनी होती, तो वो फिर जो जब शादी होती है वो दूसरों की, वो उन रोल्स के साथ अपनी आइडेंटिटी को एसोसिएट कर देती हैं, जो कि रोल्स होते हैं, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी उनके साथ एसोसिएट कर देती हैं, और जब उनको तलाक होती है या उनको खुला लेनी पड़ती है, तो उनके फिर अंदर आता है कि अब मैं क्या हूँ। तो ये जो आइडेंटिटी लॉस वाली चीज़ है, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है हमारे यहाँ। और फैमिली और सोशल रिएक्शन यही होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट कहीं भी नहीं मिलती आपको, बल्कि आपको 2 महीने तक तो रखेंगे लोग,
फिर उसके बाद आपको कहेंगे क्या तुमने ड्रामे लगा के रखे, में तलाक हो गई है ना, 2 महीने हो गए इस बात को, अब निकलो भी इस चीज से। या 3 महीने हो गए इस बात को, अब निकलो भी इस चीज से, क्या ड्रामे तुमने लगा के रखे। में आपकी अपनी भाभियां आपको ये सुनाना शुरू हो जाती हैं, आपके अपने बहन भाई भी ये चीजें सुनाने लग जाते हैं। खास तौर पे जो बहन भाई आपसे छोटे हैं, जिनकी शादी होने वाली होती है, तो वो आपको ये बातें इसलिए सुनाते हैं क्योंकि उनको यही डर होता है कि भाई अब मेरी बड़ी बहन है वो तलाक याफ्ता है, तो अब लोग जो हैं उल्टी सीधी बातें करेंगे, हमारा भी रिश्ता नहीं होगा। तो वो आपको इस तरह से बातें सुनाने लग जाते हैं, तो इमोशनल सपोर्ट आपको कहीं से भी नहीं मिलती। ये बात एक तय है। देन आपको ये प्रेशर किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है कि आप दोबारा जल्दी से शादी कर लो। अब जाहिर सी बात है, एक पर्सन है जिसको डिवोर्स हुई है, जो खुला के इस प्रोसेस से गुजरा है, उसके ये इतने इमोशंस की खिचड़ी चल रही है, वो कैसे किसी और रिलेशनशिप में जा सकता है जब तक वो खुद को हील अप नहीं करे। जब तक वो खुद को हील अप नहीं करेगा, एक चोट लगी है, आप अपने आसपास देखें ना, आपको एक चोट लगी हुई है, आपको जो उस चोट में दर्द होता है, आप अपना पाँव मूव नहीं कर पाते, या आप अपनी मूवमेंट आपकी मूवमेंट लिमिटेशन हो जाती है, आपको कभी कभी खून भी निकल आता है उस चोट से, आप उस चोट से तड़पते हो, रोते हो, पेन किलर्स खाते हो, आप उस चोट में हो, आपकी वो चोट हील अप नहीं हुई है, और आपको कहा जाता है कि भाई स्पोर्ट्स में जाओ, आप जो है रनिंग करो, तो आप कैसे उस चोट के साथ ये सब कर सकते हो। तो ये भी इसी तरह से एक पर्सन को इमोशनली साइकोलॉजिकली चोट मिली हुई है, और उसको फिर प्रेशराइज किया जाता है कि भाई तुम जल्दी शादी करो, तो कैसे वो किसी पे ट्रस्ट करे, कैसे वो जो है वो शादी के प्रोसेस पे जाए, कैसे वो खुद को हील अप करे। और हीलिंग का प्रोसेस जो होता है ना, वो फोर्सफुली नहीं होता, वो वक्त के साथ होता है, वक्त के साथ हील अप होता है इंसान, तो हमें फोर्सफुली हील अप नहीं करना होता खुद को। तो हीलिंग जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता होती है, जैसे हमारी चोट आहिस्ता आहिस्ता हील अप होती है, स्किन वापस क्लियर आउट होती है, और फिर हम चीजें करने लग जाते हैं, तो इसी तरह से हमारी इमोशनल और जो साइकोलॉजिकल चोटें, ये भी आहिस्ता आहिस्ता हील अप होती हैं। और यहाँ पे फिर आपके एक्सपीरियंस को मिनिमाइज किया जाता है समटाइम्स। जो डिवोर्स के बाद जो इन्वायरमेंट है ना, वो ज्यादा मुश्किल लगता है गुजारना एज कम्पेयर टू शादी। तो ऐसे टाइम पीरियड में मेरा उन लोगों से कहना ये है कि अपने अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूर लेके आए, फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो, और अगर आपको अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही, तो एटलीस्ट आपके अंदर इतनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने ओन पर चीजें कर सको। तो आप फिर उस तरह से दुनिया की जो है इस तरह की बातें, और दुनिया में भी बातें वही करते हैं जो आपके आसपास के लोग होते हैं। कोई भी स्ट्रेंजर आके आपको इस तरह की बात नहीं करेगा, जो आपके आसपास के लोग होते हैं ना, वो ये बातें फैलाते हैं, और वही वो 4 लोग होते हैं जिनके ऊपर हमें कहा जाता है लोग क्या कहेंगे। देन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना जरूरी है। सबसे पहले मेंटल हेल्थ अफेक्ट आता है, एंजाइटी। एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं ये औरतें, औरतें हों मर्द हों, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एंजियस हो जाते हैं, फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं। डिप्रेशन मोस्ट कॉमन है, डिवोर्स के बाद डिप्रेशन होना मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन केसेस देखे जाते हैं, डिप्रेशन हो गया। ट्रस्ट इश्यूज जो हैं बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपने एक पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड किया होता है, और वो आपको इस तरह से बिट्रे करते हैं, आपको डिवोर्स देके या आपको अब्यूज कर रहा है, और आप जो है खुला ले रहे हो, तो उसके बाद आपके ट्रस्ट इश्यूज तो डेवलप होंगे, और आपको फ्यूचर रिलेशनशिप्स बनाने से भी एक खौफ आएगा। देन आपका सेल्फ सेल्फ ब्लेम और गिल्ट भी आता है, और कॉमन थॉट्स आपकी यही आती हैं कि क्या ये मेरी गलती थी, क्या ये मेरी वजह से हुआ है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, या हो सकता था कि मैं कुछ ज्यादा कर लेती, मैं उस रिश्ते को बचा लेती, मैं नहीं इस सब में जाती, मैं रिश्ते को बचाने की कोशिश कर लेती तो शायद अच्छा हो जाता। या फिर क्या मैं फेलियर हूँ, क्या मैं फेल हो गई हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट इक्वल टू टोटल ब्लेम। तो ये सब चीजें जो है ना इंसान की अंदर चल रही होती हैं, और रिफ्लेक्शन यही है कि क्या आप जो है खुद को देखते हो कि आप खुद को ज्यादा ब्लेम करते हुए देखते हो, मतलब आप चीजों के लिए खुद को ज्यादा ब्लेम कर रहे होते हो, या फिर आप अगर आपका फ्रेंड इन सब चीजों से गुजर रहा है, तो क्या आप उसको जज करोगे इसी तरह से। तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
देन आगे चलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमने पहले तो सारे इफेक्ट्स देख लिए, अब देखना ये है कि हमने रीबिल्ड कैसे करना है। क्योंकि डिवोर्स जो है वो कोई फेलियर नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो हमें कैसे रीबिल्ड करनी है अपनी आइडेंटिटी, हमने कैसे स्ट्रांगली जो है सोसाइटी के सामने आना है, कैसे सर उठा के सोसाइटी के सामने आना है। एंड फॉर गॉड सेक, डिवोर्स कोई बुरी बात नहीं है। हो जाती हैं डिवोर्सेस, और आपको मैं बताऊं, मंथ के हिसाब से 1800 प्लस केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं डिवोर्स के। ये तो मैं बड़े बड़े शहरों की बात कर रही हूँ, छोटे शहरों में तो अभी नहीं पता, लेकिन बड़े बड़े शहरों में हो रहा है। तो डिवोर्सेस हो रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अब जो शादी का पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो रहा है, तो डिवोर्सेस हो रही हैं। लेकिन अब डिवोर्सेस को हमें स्टिग्मेटाइजेशन में तो नहीं लेके जाना ना। हमें ये तो नहीं कहना कि चार लोग क्या कहेंगे या फला हमें बातें सुनाना है। हमें खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि जब हम बाहर निकलें या सोसाइटी के सामने जाएं तो सोसाइटी हमें कुछ बोलते हुए डर जाए। हमें इतना स्ट्रांग बनाना है। तो हमने अब डिवोर्स को रीफ्रेम करना है। हमें डिवोर्स को ऐसे नहीं देखना कि मैं फेलियर है या ये मेरी लाइफ का एंड है। नो, डिवोर्स इज नॉट द लाइफ ऑफ द लाइफ का एंड। डिवोर्स तो स्टार्ट करिए आपकी लाइफ को। आपकी लाइफ जहां पे स्टॉप हो गई थी, जहां पे आपकी आइडेंटिटी लॉस हो गई थी, अब वहां पे आपकी लाइफ जो है स्टार्ट हो रही है। डिवोर्स के बाद अब आपकी लाइफ दोबारा से स्टार्ट हो रही है। और डिवोर्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है। कुछ गलत, खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ गलत हो जाए, खुदा ना खास्ता अगला पर्सन आपको जो है मर्डर की तरफ ले जाए। अभी रिसेंटली लाहौर में जो एक केस रिपोर्ट हुआ था, आई थिंक इचरा में जो है वो केस रिपोर्ट हुआ था, जिसमें हस्बैंड ने अपने नेबर को कहा था कि मेरी वाइफ का पहले रेप करो और उसको मर्डर करो। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, इस तरह की सिचुएशन में अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह की सिचुएशन में पड़े, लेकिन इस तरह की सिचुएशन से डिवोर्स हमें बचा लेती है, या खुला हमें बचा लेता है। इस तरह की सिचुएशन से एक प्रोटेक्शन होती है, सर्वाइवल होता है। अब अगर इस तरह का आपको हस्बैंड मिल जाए जो इस तरह की चीजें सोच रहा हो और जिसने अपनी पसंद की शादी करनी हो, और जो है ना, आपके साथ उसकी शादी हो गई है, और आप जो है उसके साथ डिवोर्स भी नहीं ले रहे, और वो आपके साथ बुरा सलूक भी कर रहा है, और साइड बाय साइड वो अपने नेबर को तैयार कर रहा है कि वो आपके साथ रेप करे, खुदा ना खास्ता, और जो है वो मर्डर की तरफ लेके जाए। तो उधर सर्वाइवल है, डिवोर्स आपके लिए सर्वाइवल है, आपको बचा रही है वो उन चीजों से। और एक जरूरी डिसीजन भी होता है डिवोर्स। तो सबसे पहले इमोशनल हीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने ग्रीफ के प्रोसेस को अलाउ करें, खुल के ग्रीफ के प्रोसेस को अलाउ करें। जो जो उसके स्टेजेस हैं उनको खुल के जो है फील करें, उनको गुजरने दें, उन स्टेजेस को एक्सेप्टेंस की स्टेज की तरफ आने दें खुद को। देन ही फिर आप मूव ऑन करेंगे, एंड देन ही फिर आप इमोशनली हील अप होंगे। और अपने इमोशंस को प्लीज प्रोसेस करें, उनको दबाएं नहीं, क्योंकि इमोशंस को जब भी दबाते हैं ना वो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी में बाहर निकलते हैं। सो अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, अपने इमोशंस को प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने का तरीका ये है कि अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है, आप थेरेपी लो। ग्रीफ काउंसलिंग बहुत इफेक्टिव है जब आप ग्रीफ से गुजर रहे होते हो, उसके लिए ग्रीफ थेरेपी बहुत इफेक्टिव है। उस जब आप ग्रीफ से गुजर रहे हो तो आप थेरेपी ले सकते हो, आप काउंसलिंग ले सकते हो, आप जर्नलिंग कर सकते हो। बहुत सारे जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, और दूसरा बहुत सारे जर्नल्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो बाय करने के लिए अवेलेबल होते हैं। और अगर नहीं भी आप कर सकते तो आप अपने साथ डायरी लिख रख लो, एक आपकी अपनी पर्सनल डायरी रख लो, और जो इमोशन आप फील कर रहे हो ना वो इमोशन आप लिख डालो। जो जो फील कर रहे हो आप लिख डालो, वो प्रोसेस कर रहे हो आप इमोशन को। आप इमोशन को दिमाग से प्रोसेस करके पेज पे ला रहे हो। आप उसको सप्रेस नहीं कर रहे, आप वेंट आउट कर रहे हो, एक तरह का वेंट आउट हो रहा है आपका। देन आप सेल्फ कंपैशन, अपने ऊपर अपने साथ कंपैशनेट हो, अपने साथ अच्छे से बिहेव करो। गिल्ट आता है, आई नो आता है गिल्ट। आई नो इंसान के दिमाग में आएगा कि यार मैं रिश्ता बचा लेती। लेकिन खुद के साथ कंपैशनेट हो, खुद से प्यार से बिहेव करो, खुद को जो है ना अच्छा, इसको ऐसे देखो कि अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है वो इन सब सिचुएशन से गुजर रहा है, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को क्या कर रहे होते? कंपैशनेटली डील कर रहे होते ना बेस्ट फ्रेंड को, उसको जो है हर किस्म का आराम दे रहे होते, इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली। इसी तरह से खुद को दो, खुद के साथ भी ऐसे ही करो। आप खुद के साथ बचपन से खुद के साथ होते हो, आपकी अपनी आइडेंटिटी बचपन से खुद के साथ है, तो खुद के साथ तो आप एक बेस्ट फ्रेंड की तरह सेल्फ कंपैशनेट हो सकते हो। देन फिर आप अपनी आइडेंटिटी को रीबिल्ड करो। जब आपकी इमोशनल हीलिंग हो जाती है ना, जब आप इमोशनली हील हो जाते हो, देन फिर आप अपनी आइडेंटिटी को रीबिल्ड करने की तरफ जाते हो। रीडिस्कवर करो अपने इंटरेस्ट को। शादी से पहले आपके क्या इंटरेस्ट थे, क्या वो अब भी आपके इंटरेस्ट है?
नहीं है तो और कौन से इंटरेस्ट हैं आपके, वो डिस्कवर करो। आपकी वैल्यूज क्या हैं। आप जो है जो आप इस रिलेशनशिप में थे, उसको भूल जाओ। अब आप देखो कि अब आप क्या हो। तो अपने इंटरेस्ट जो है, अपनी आइडेंटिटी रिबिल्ड करो, अपनी जॉब्स की तरफ जाओ, अपनी करियर लाइफ को देखो, अपनी करियर प्रोस्पेक्ट्स की तरफ जाओ, अपने इंटरेस्ट की तरफ जाओ, अपनी अपनी वैल्यूज देखो कि आपकी वैल्यूज क्या थी। इन सब चीजों को रीबिल्ड करो। यही चीजें जो है आपकी आइडेंटिटी को बिल्टअप करती हैं। यही चीजें जो हैं आपको हेल्प आउट करेंगी कि आपकी आइडेंटिटी रीबिल्ड हो। डिवोर्स के बाद आपको बाउंड्रीज कौन कौन से क्रिएट करनी चाहिए। ऑब्वियसली बहुत से लोगों के पास बच्चे होते हैं, उनकी डिवोर्स हो जाती है। तो डिवोर्स के बाद अब ऑब्वियस सी बात है, बच्चों को तो आप उनके फादर से मिलने से नहीं रोकोगे, क्योंकि वो तो उनका हक है, वो मिलेंगे अपने फादर से। लेकिन आपको अपने एक्स पार्टनर से बाउंड्रीज क्रिएट करने की बहुत जरूरत है। या तो आप उसको ब्लॉक कर दो, बच्चे हैं तो ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन है, लेकिन बच्चों रिलेटेड हो, खुद से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन नहीं करनी। जहां वो आपके साथ फ्री होने की कोशिश करे वहां उसको रोक दो। अपनी बाउंड्रीज, अपनी लिमिटेशंस क्रिएट करो। फैमिली के साथ, जो फैमिली आपके साथ सपोर्टिव ही नहीं है, आपके बुरे वक्त में सपोर्टिव ही नहीं है, उनके साथ भी बाउंड्रीज क्रिएट करो। जो फैमिली आपको कह रही है कि बेटा तुम सब्र कर लो, तुम सब्र कर लेती यार, तुमने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया, अब लोग तरह तरह की बातें करें, उस फैमिली को भी जो है बाउंड्रीज क्रिएट करो उनके साथ भी। और सोसाइटी के साथ भी बाउंड्रीज क्रिएट करो। जो पर्सन बाउंड्रीज के साथ होता है ना, उस पर्सन को कोई कुछ नहीं कह सकता। और जो पर्सन बाउंड्रीज के साथ नहीं होता है, उसको बेचारा भी कहा जाता है, उसको स्टिग्मेटाइजेशन भी दी जाती है, उसको ताने भी मिलते हैं। तो इतना स्ट्रांग बनाओ खुद को बाउंड्रीज के साथ कि आपको कोई कुछ ना कह सके। और एग्जाम्पल्स ये है कि आप किसी की जजमेंट को टॉलरेट नहीं करो। आप उसको असर्टिवली बोलो, बाउंड्रीज अपनी क्रिएट करो। आप बोलो कि नहीं, मैं ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मुझे इस तरह की बात नहीं करनी है। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप इस इन बातों के अलावा मुझसे बात करें। और अपनी इंट्रूसिव क्वेश्चंस को भी, जो जो इस तरह के इंट्रूसिव क्वेश्चंस करते हैं ना, उनको लिमिट करो। जो इस तरह के सवाल पूछे उनको फौरन उसी टाइम पे टोको, उनको फौरन उसी टाइम पे कहो कि देखें, ये मेरी पर्सनल बाउंड्रीज को क्रॉस करें ये सवालात, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप मुझसे ऐसे सवाल करें। सो मैं चाहती हूँ कि अब हमारे दरमियान इस तरह की कोई बात ना हो। और अगर दोबारा कोई वो बात करे तो उसको ब्लॉक करो उसी टाइम पे। तो अपनी बाउंड्रीज जरूर क्रिएट करो। एंड देन जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्यूचर रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई नो, मैंने आपको कहा कि हीलिंग बहुत टाइम लेती है, ट्रस्ट को हील अप करने में भी बहुत टाइम लगता है। और जरूरी नहीं है कि सारे रिलेशनशिप जो हैं वो आपके पास को रिपीट करें। आपको सीखना यह है कि उस रिलेशनशिप में ऐसी क्या गलतियां हुई थी, ऐसी क्या चीजें हुई थी, ऐसा ऐसा आपसे क्या, आपने क्या चीज नजरअंदाज कर दी थी। तो आपने वो चीजें सीखनी है, और आपने वो न्यू रिलेशनशिप्स में फॉलो नहीं करनी वो चीजें। वही लेसन सब सीखते हैं ना, हमें हार्ट ब्रेक्स जो मिलते हैं हम उनसे लेसन सीख रहे होते हैं ना, तो वो लेसन आपने सीखना है। और अवेयरनेस जो है आपको हेल्प आउट करेगी कि आप किस तरह से एक हेल्दी पर्सन को चूज कर सकते हो। तो आपको कौन सी ऐसी ऐसी कौन सी लाइफ जो है ना आपको चाहिए, जो आपको आगे जो है मूव करने में मदद दे। और आपको जो है ना आपकी पर्सनली आपके लिए हीलिंग किस तरह से वर्क करती है, पर्सनली आपके लिए हीलिंग किस तरह से आपको किस तरह से हीलिंग जो है ना लगती है, कि पर्सनली वो आपके लिए क्या चीज़ है कि वो हीलिंग होगी। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इन चीज़ों के सवालात खुद से करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब आपको ये भी देखना है कि कब आपको हेल्प की जरूरत है, कब आपको हेल्प के लिए जाना चाहिए आगे। जब आपको लगे कि आपकी सैडनेस बहुत ज्यादा परसिस्टेंट हो रही है, लाइक कि आपको 2 महीने हो गए और आप सैड हो, तो आप फिर हेल्प की तरफ जाओ। आप थेरेपी और काउंसलिंग सेशन जरूर लो अगर आप सैडनेस की तरफ बहुत ज्यादा परसिस्टेंट हो। समटाइम्स होता है कि हमारे जो इमोशंस हैं हम पे हावी हो रहे होते हैं। तो अगर इमोशंस हम पे बहुत हावी हो रहे हैं ना, तो तब भी आप अपनी हेल्प ले सकते हो, आप काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस के लिए जा सकते हो। और आपको ये लगता है कि आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे, आप अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें नहीं कर पा रहे, आप प्रोफेशनल लाइफ की चीजें सही से नहीं, फोकस के साथ नहीं कर पा रहे, फंक्शनिंग आपकी जो है लिमिट हो गई है, देन फिर आप थेरेपी और काउंसलिंग सेशन की तरफ जा सकते हो। और थेरेपी आपको क्या हेल्प आउट करेगी, थेरेपी आपको ये हेल्प आउट करेगी कि एक तो आपको आपकी ग्रीफ को प्रोसेस करने में हेल्प आउट करेगी। जो ग्रीफ के प्रोसेस, जो ग्रीफ के साइकिल में एक्सेप्टेंस के पहले वाली स्टेजेस में रोल कर रहे होते हैं, या
सर्कलिंग में घूम रहे होते हैं, उनको जो है ना हेल्प आउट करती है कि किस तरह से ग्रीफ को आप प्रोसेस कर सकते हो और एक्सेप्टेंस की तरफ आ सकते हो। आपको अपनी आइडेंटिटी रीबिल्ड करने में हेल्प आउट कर सकती है और आपके ट्रॉमा को भी एड्रेस कर सकती है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कोई ट्रॉमेटिक स्ट्रेस या कोई इस तरह का ट्रॉमा का इशू ना हो। सो हमारा अभी तक के सेशन का जो क्लोजिंग मैसेज है वो यही है कि आप जो है डिवोर्स के बाद अपनी जिंदगी को नहीं खोते, जिंदगी आपसे नहीं खोई जाती। आप सिर्फ एक चैप्टर जो है आपका वो बंद हो जाता है लाइफ से। आपकी लाइफ पूरी अभी पड़ी हुई है, आपका बस लाइफ से एक चैप्टर खत्म बंद हो गया है। और स्टार्टिंग अगेन मतलब दोबारा से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक कमजोर इंसान हो। दोबारा से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आप एक बहादुर इंसान हो। आपके अंदर करेज है कि आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को। और बहुत सारे ऐसे मैंने कपल्स देखे हैं जो डिवोर्स के बाद जिनकी दोबारा शादियां हुई हैं एंड वो अब हैप्पीली मैरिड कपल हैं। सो आप अपने आसपास ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढो जो आपको मोटिवेट करें और आपकी करेज को मजीद बिल्टअप करें। थैंक यू फॉर दिस सेशन। आज का हमारा यही सेशन था और थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार है वो होगा कि जब व्हेन समवन डजंट वांट हेल्प, वो 18 मई को होगा। उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी अगर किसी के माइंड में कोई भी सवालात हैं वो पूछ सकता है।